और बाय बोल दो जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा आयत कनाडा व्लॉग्स। कैसे हैं जी आप लोग, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, वेरी कोल्ड मॉर्निंग सीरियसली, बट चलो जी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे यहाँ नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आयत अभी है नहीं यहाँ पे जो आपको बोले जी चैनल कर दे, वाइल कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे जल्दी जल्दी से, ओके। लेकिन चले, मैंने बोल ही दिया फिर भी आयत का डायलॉग। और वो देखिए जी क्या खूबसूरत व्यू है। सो चले जी, आयत को कर दिया है हमने ड्रॉप अंकल आंटी के। वो क्यों किया है? वो इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे चल रही है जी मार्च ब्रेक। मार्च ब्रेक में बच्चे घर पे होते हैं ऑब्वियसली, तो ऑफिस वालों ने मुझे 4 दिन तो घर से करने की इजाज़त दी थी। एक दिन मुझे ऑफिस जाना पड़ना था, जो कि आज का दिन है, विच इज स्टिल ओके, बट सीरियसली आज उठने का भी दिल नहीं कर रहा था मेरा। बट की करे, नौकर की ते नखरा की, है ना, ऐसे ही होता है फिर। चलें जी, कोई बात नहीं, ये भी ज़िंदगी के मेले हैं, हम भी गुजार रहे हैं, सब गुजार रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, मैं अपने पुराने टाइम के हिसाब से जा रही हूँ आज ऑफिस 8 बजे। पहले मैं जाती होती थी 8 बजे ऑफिस, अब तो हम 9 बजे जाते हैं। कसम से मुझे जल्दी जाना ऑफिस इतना पसंद है ना, क्योंकि जितना जल्दी जाओ उतना जल्दी आ जाओ, सच्ची टेंशन ही कोई नहीं। चलो जी फ्रेंड्स, हेलो। मैंने कहा आप फिर कहते हैं जी रोडे दिखाती है, तो फिर मैंने कहा मेरी शक्ल से गुजारा करो तुसी आहो। तो चले जी, आयत को कर दिया ड्रॉप अंकल आंटी की तरफ। अब मैं जा रही हूँ ऑफिस, और सच्ची मैं आज बिल्कुल दिल नहीं था। एक तो मेरा हाथ बड़ा दर्द कर रहा है, और दूसरा मेरी कमर में शदीद दर्द हो रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। बट की करिए, कहते हैं ना नौकर की ते नखरा की, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। तो कोई नहीं जी, आजकल बस मार्च ब्रेक चल रही है, बच्चों की तो मौजें लगी हुई हैं, तो साड़ियाँ कोई मौजा नहीं जे। आहो, सारा सारा दिन काम भी करो तो बच्चों को भी सांभो, तो उन्होंने पुठे पुठे सवालों के जवाब भी दो हैं। आपके बच्चे भी आपके साथ यही करते हैं? प्लीज़ मुझे बताइएगा। बाकी जी खैर देखते हैं क्या बनता है। एनीवे सो या हम जा रहे हैं ऑफिस। चलो जी, आज मैंने बात करनी है सब्सिडाइज्ड हाउसिंग के बारे में। सब्सिडाइज्ड हाउसिंग होती क्या है? सबसे पहले तो आपको ये बताया जाता है कि सब्सिडाइज्ड हाउसिंग होती है कि अगर आप लो इनकम में लाइक होते हैं, लो इनकम है आपकी, या आप सिंगल पेरेंट हैं, या आप किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जैसे निसा होम्स वाले हैं, वो भी आपको लाइक शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, मतलब और भी चीज़ें। उसके बाद वो आपके घर का भी अरेंज करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं कर पाते तो होता है ना कि मतलब आपको वन ऑफ कभी कोई ज़रूरत हो तो आप कर सकते हैं। तो खैर जी, सब्सिडाइज्ड हाउसिंग यहाँ पे होती है कि आप अपनी इनकम के हिसाब से ना, अगर आपकी इनकम है जितनी भी आपकी इनकम है उसका 30% बेसिकली आपने रेंट देना है, ठीक है। सो वो आपको अलॉट होते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत ही शदीद किस्म का मुश्किल है। मैं कहूँगी मुश्किल इन द सेंस कि जिस एरिया में अभी मैं हूँ ना, यहाँ पे पील रीजन में क्या है, कम अज़ कम 17 से 20 साल का वेट टाइम है, ठीक है। 17 से 20 साल का वेट टाइम, इन्ने ही तो बंदा अपने आप ही पैरों से खड़ा हो जाता है, तो फिर बंदा की करे। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक्सपेंसेस के बारे में एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक एंड पे दे दूँगी, आप लोग जाके देखिएगा। लेकिन उसमें भी मैंने आपको डिटेल से बताया था क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं। तो मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज किया कि जी आप सब्सिडाइज हाउसिंग के बारे में क्यों नहीं, आपको क्या ख्याल है? मैंने नहीं देखा होगा, मैंने नहीं सोचा होगा, किसका दिल नहीं करता कि वो लाइक कम पे करे और जो है ना इतना खर्चा करे और ना ये हो सारा कुछ। लेकिन मसला ये है कि
जब आप काम कर रहे होते हैं ना, और जब आप क्या कहते हैं, एक स्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो समझते हैं कि बस आप फिर कर लेंगे, फिर आप टैक्सेस में कंट्रीब्यूट करें, फिर आप बेनिफिट्स की तरफ मत जाएं, फिर आप बस आहो। तो सब्सिडाइज्ड हाउसिंग ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं, वो लोग छोड़ना नहीं चाहते। ऑब्वियसली कौन छोड़ना चाहेगा जो इस टाइम पे, स्पेशली वो लोग जो बिल्कुल जॉब नहीं कर रहे और वो लेते हैं सब्सिडाइज्ड हाउसिंग, तो उनको तो मिनिमल प्राइस, मतलब जितनी मैं अगर पे कर रही हूँ ना, मैंने उस दिन आपको बताया था कि मेरा $2400 का रेंट है, तो जितनी मैं पे कर रही हूँ उसका मेरा ख्याल है 30% भी नहीं वो दे रहे होंगे, ठीक है। सो बहुत से लोग ऐसे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो काम भी करते हैं तो फिर वो अपनी इनकम के हिसाब से 30% देते हैं, लेकिन जो लोग बिल्कुल ही काम नहीं करते वो उनका रेंट लिटरली, जहाँ तक मैंने सुना है कि $300-400 एक 2 बेडरूम 3 बेडरूम हाउस का रेंट होता है उनका, और उसके ऑन टॉप जो है बच्चों के भी पैसे मिल रहे हैं। तो फिर वही बात है, फिर लोग एक्सप्लॉइट करते हैं सिस्टम को, लोग जो है ना, मतलब वो चीज़ों को इतना एक्सप्लॉइट कर देते हैं कि जिनको रियली नीड होती है ना, उनके लिए फिर रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल होते। सो ये करना नहीं चाहिए, लेकिन जो कर रहे हैं जवाब उन्होंने भी आगे जाके देना चाहिए, आहो। तो खैर कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं, जब तक हमारी हिम्मत है तब तक हम अपनी मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और मेहनत का सिला आपको ज़रूर मिलता है। सो मैंने यही कहना था कि सब्सिडाइज्ड हाउसिंग का प्रोसेस नॉट इजी। मैंने पील रीजन में, तो आप सोचें कि 15 से 20 साल का वेट टाइम है, उसमें तो अप्लाई करना ही तुक नहीं थी, तो मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया था। लेकिन मैंने नायग्रा रीजन में अप्लाई किया था, बट वहाँ पे भी जब मैंने अप्लाई किया था उस टाइम पे सबसे कम वेट टाइम उसी रीजन का था, दैट वाज 3 to 5 years एट दैट टाइम। लेकिन अब वो वेट टाइम बढ़ के 7 से 9 साल हो चुका है। सो ज़ाहिर है अगले छोड़ेंगे तो नए लोगों को वो लोग जो है ना जगह देंगे। सो ये मसला है जी, ये कहानी होती है जिसकी वजह से जो डिज़र्विंग भी होते हैं ना, वो भी सब्सिडाइज्ड हाउसिंग की तरफ नहीं जा सकते। उसके अलावा कोई ऐसी वो नहीं है कि मतलब आप जिस घर में रह रहे हैं, मैंने सुना था कि जब आप जिस घर में रह रहे हैं अगर आप सब्सिडाइज्ड हाउसिंग अवेलेबल नहीं है तो दे स्टार्ट पेइंग यू द रेंट फॉर दैट हाउस। बट मैंने उस दिन फील्ड रीजन ऑफिस में कॉल करके भी पता किया, क्योंकि जब आप जिस रीजन में रह रहे होते हैं ना, आप उन्हीं रीजन से बेनिफिट्स ले सकते हैं ऑब्वियसली। सो उन्होंने मुझे कहा जी 1 ऑफ हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे आपने घर मूव करना है, आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट रेंट नहीं है, या मतलब रेंट एक्सपेंसिव हो गया, जितना आप पे कर रहे थे उससे ज़्यादा हो गया है, तो आप नहीं कर सकते, तो हम आपका 1 ऑफ तो हेल्प कर सकते हैं। या अगर आपने रेंट में बिल्स में बिहाइंड है तो हम आपकी 1 ऑफ हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ जो है मतलब ऑन गोइंग अगर आप कहें तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, ऑन गोइंग कोई हेल्प नहीं है इस चीज़ में। मैंने कहा आप की कर सकते हैं, पर अच्छी चुप करके कॉल बंद कर देती और की करा असी है। अपनी तरफ से तो इंसान कोशिश करता है, लेकिन बाकी ऊपर वाले के काम है। हाँ, आप जॉब भी कर रहे हैं, फिर भी आप अगर लो इनकम में कंसिडर होते हैं, मतलब आपकी जॉब इतनी है कि आपको 30 से 40 हज़ार से कम, आप मेरे ख्याल 40,000 है कि 42,000 है, उससे कम अगर आप अर्न कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल यू हैव इन योर हाउस होल्ड, उससे कम आप अर्न कर रहे हैं तो दे विल ऑब्वियसली क्या कहते हैं उसको, कॉम्पनसेट यू। ऑन्टेरियो वर्क्स वाले हैं, मतलब हम ऑन्टेरियो में रहते हैं तो मैं ऑन्टेरियो का ही बता सकती हूँ। ऑन्टेरियो वर्क्स वाले हैं वो जो है ना आपको हेल्प करते हैं कि आप साथ साथ या तो कोई अच्छा मतलब चेंज लेके आए अपनी इनकम में, जैसे पढ़ाई कर लें ताकि आपके इनकम का लेवल जो है वो अप हो जाए, आप पढ़ाई करके तो किसी और फील्ड में चले जाएं। सेकंड करियर यहाँ पे कनाडा में बहुत है, मतलब द गवर्नमेंट सपोर्ट्स यू अ लॉट। अब वही चीज़ है कि चलें, बात तो हमने सब्सिडाइज्ड हाउसिंग से स्टार्ट की थी, लेकिन अब बात पढ़ाई की आ गई है। तो पिछले चंद महीनों में जो है ना, इतना लोगों ने उसको
जो OSAP है, OSAP क्या है, ओंटारियो स्टूडेंट असिस्टेंस प्रोग्राम, वो बेसिकली हेल्प करते थे कि आप पढ़ाई करें सुकून से। वो आपको ग्रांट भी देते थे और आज साथ आपको लोन भी देते थे। लोन इन द सेंस कि इतना होता था जितनी आपकी लाइक कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी, वो उसका मतलब 20% लोन होता था, 80% वो आपको ग्रांट देते थे। अब उन्होंने क्या किया है, क्योंकि लोगों ने उस चीज़ को इतना एक्सप्लॉइट कर दिया है, इतना उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर दिया है, मतलब इवन ब्रोकर्स तक निकल आए जो जी हाँ आपने वो पढ़ाई करनी है, हम आपकी हेल्प कराते हैं, हम आपको इतना लोन दिलवाएंगे, हम आपको इतनी ग्रांट दिलवाएंगे। और जिन बंदे ने पढ़ाई नहीं भी करनी, जो टैक्सियाँ भी चला रहे हैं, उन्होंने भी पढ़ाइयाँ शुरू कर दी सिर्फ गवर्नमेंट से ग्रांट और लोन लेने की खातिर। वो करते क्या है कि जी वो ग्रांट ले लेते हैं, ग्रांट से अपना बीच में से लोन निकाल के लोन पे कर दिया, बाकी के पैसे उनके हाथ में आ गए मुफ्त के। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो डिज़र्विंग भी हैं उनके हाथ भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अब उन्होंने रिवर्स कर दिया है कि 80% आपका लोन होगा, 20% आपकी ग्रांट होगी। तो अब आप बताएं कि ग्रांट से जिस टाइम मैंने जब पढ़ाई की थी तो लाइक उस टाइम खैर इतनी ज़्यादा नहीं था कि 80% ग्रांट होगी। मेरा आई वुड से कि 40-60 था या कुछ इस तरह से था, 50-50 था कि उतनी आपकी ग्रांट, उतना आपका लोन, क्योंकि मैं अभी तक अपना स्टूडेंट लोन पे कर रही हूँ, ठीक है। वो साथ साथ जैसे ही आपकी पढ़ाई ख़त्म होती है, 6 महीने का वो आपको टाइम देते हैं कि आप अपनी जॉब फाइंड करें, और उसके बाद वो आपका जो है ना स्टूडेंट लोन मंथली किस्तों की सूरत में आपका निकलना शुरू होता है। उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन वो एक आपका लोन है जो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिवाइड करते हैं और फिर उस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप उसको पे ऑफ कर देते हैं। सो मतलब एटलीस्ट ग्रांट से आपकी हेल्प हो जाती थी कि आपको, चलो आप नहीं भी जॉब करोगे, क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब आपको सिर्फ 20 आवर्स काम अलाउड है। तो 20 आवर्स भी कई लोग नहीं मैनेज कर पाते ऑब्वियसली। जैसे मैंने जब पढ़ाई की थी तो आए सिर्फ 5 महीने की, उस टाइम था भी कोविड, तो मैं तो कोई और जॉब कर भी नहीं सकती थी। तो इस वजह से जो है ना वो ग्रांट आपकी हेल्प करती थी कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस, आपके जो डेली के एक्सपेंसेस हैं, जो मंथली आपका ग्रोसरी हो गया, बिल्स हो गए, रेंट हो गया, वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि मतलब अब उन्होंने, ज़ाहिर है अब जो लोग पढ़ाइयाँ करेंगे वो भुगतेंगे, स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि पढ़ाई तो उन्होंने करनी है, ठीक है। तो अब वो भुगतेंगे, क्योंकि अब इतनी एक्सपेंसिव ये चीज़ें हो चुकी हुई हैं कि बंदा क्या करेगा, मतलब वो किस तरह से सारी चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज करेगा। ऑलरेडी आपको पता है इन्फ्लेशन इतनी हाई हो चुकी है, उसके बाद मतलब आपका जो रेंट है, ग्रोसरी है, हर चीज़ वो कहते हैं ना पेट्रोल पे चलती है। जैसे पेट्रोल बढ़ता है, हम जब छोटे थे ना तो सुनते होते थे अपने पेरेंट्स को कहते हुए कि जैसे पेट्रोल बढ़ता है हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। तो समझ नहीं आती थी उस टाइम कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से बाकी चीज़ों पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो अब वो समझ आता है कि जब ज़ाहिर है पेट्रोल बढ़ेगा, जितनी चीज़ें हैं वो वाया ट्रक, वाया शिप्स, वाया एयर, जिस तरह भी आ रही हैं, उन चीज़ों में पेट्रोल ही तो डाल रहा है, डीजल ही तो डाल रहा है, और मतलब गैस ही तो डाल रही है बेसिकली। तो वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली कनेक्टेड तो फ्यूल से ही है ना। सो फ्यूल की प्राइसेस जैसे इंक्रीज़ होंगी तो साथ ही आपकी हर चीज़ की प्राइसेस जो है ना वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगी। जो ग्रोसरी पहले $200 में होती थी, अब यकीन करें वही सेम ग्रोसरी $400 में होना शुरू हो गया। मतलब इतना डिफरेंस हो गया है ना। और एक इंसान जो अकेला कमाने वाला हो वो समझ नहीं आती। मैं तो कई दफ़ा सोचती हूँ पता नहीं मतलब चल कैसे रहा है, हो कैसे रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आती। बट अल्हम्दुलिल्लाह एंड ऑफ द मंथ जो है ना वो चाहे बैलेंस आउट हो जाता है या पिछले महीने का कैरी फॉरवर्ड चल रहा होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये कि हो जाता है। मतलब वो चीज़ है कि मैनेज कर ही लेते हैं, क्या करें। सो शुक्र है जी अल्लाह की ज़ात का। बाकी जो लोग मुझे, जिन्होंने कहा था जी कि आप सब्सिडाइज हाउस के लिए क्यों नहीं अप्लाई करती, तो हेयर्स योर आंसर के जी अप्लाई करना चाहती हूँ मैं, लेकिन अप्लाई करने के लिए अवेलेबिलिटी भी होना ज़रूरी है ना आगे। तो अवेलेबिलिटी ना हो तो फिर अप्लाई करके हमने क्या करना है। बाकी वो कहते हैं जी आप एप्लीकेशन डाल दें, वेट टाइम जब आपकी वेट की बारी आएगी। मैंने ऐसे ऐसे किस्से सुने
कि लोगों ने, अब ज़ाहिर है जहाँ 15-20 साल का वेट टाइम हो, मुझे कोई बता रहा था कि जो उनके नॉन में कोई सिंगल मदर थी, शी अप्लाइड, तो उनको सब्सिडाइज हाउसिंग जिस टाइम मिली, वो कहती अब तो मैं अपनी बेटी की शादी भी कर चुकी हूँ, हूँ मैं की करना है 2 बेडरूम दे घर दा, मतलब अब तो मैं उस घर के लिए भी एलिजिबल नहीं रही कि मतलब, और उस टाइम तक उन्होंने अपना अल्हम्दुलिल्लाह घर ले लिया था। ज़ाहिर है 15-20 साल एक अरसा होता है, उसमें इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन जिस टाइम पे आपको नीड हो, जिस टाइम पे आपकी ज़रूरत हो, उस टाइम पे आपको वो हेल्प ना मिले तो फिर आहो अल्लाह ही हाफिज़ है फिर। तो कोई नहीं जी, हिम्मत कर रहे हैं जब तक चलती है, बाकी अल्लाह ताला के काम है, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कब हमारे नसीब खुलेंगे इंशाल्लाह। नसीब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, बहुत सौ से अच्छे हैं। इंसान को ऊपर नहीं देखना चाहिए, इंसान को हमेशा नीचे देखना चाहिए कि आप फिर भी वो माँ जी है ना मेरे उधर बिल्डिंग में रहती हैं, वो कई दफ़ा कहती होती हैं कि तुम इसी चीज़ का सिर्फ शुक्र अदा किया करो कि किसी की मोहताज नहीं हो, अल्हम्दुलिल्लाह खुद कमा रही हो, खुद खा रही हो, खुद अपनी चीज़ें सारी मैनेज कर रही हो। तो यही सबसे अल्लाह ताला ने सेहत ज़िंदगी दी हुई है और अपनी बेटी को पाल रही हो, तो यही सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं। बाकी वो कहते हैं ना, मोर से मोर की जो ख्वाहिश है वो इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती, वो तो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो वो कभी भी ना रुकती है ना ख़त्म होती है। बट ऑब्वियसली इंसान बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने बच्चे की बेहतरी के लिए, अपनी औलाद की बेहतरी के लिए इंसान कोशिश तो सारी उम्र करता है, ठीक है। हमारे माँ बाप ने भी की हमारे लिए, हम भी करेंगे अपनी औलाद के लिए। मैंने जो लाइफ गुजारी है, मैं वो इंसान हूँ ना कि जब मैंने, मतलब आप 1-2 दिन में मेरा वो अफ्तारी का व्लॉग भी देखेंगे कि मतलब चाहे अपने आप को मार दिया, चाहे मतलब नींद नहीं ली अपनी, कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा दिल होता है कि मैं किसी के घर में, मेरे घर से कोई चीज़ जाए ना तो उनको ऐसे ही लगे कि हाँ किसी ने कुछ दिल से कोई चीज़ बना के दी है। तो वही बात है कि इंसान जब लोगों के लिए ऐसे सोच सकता है तो फिर अपनी औलाद के लिए तो आप कई ज़्यादा अच्छा सोचेंगे, कई ज़्यादा अच्छा करेंगे। बाकी अल्लाह ताला बरकत डालने वाले हैं जी, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर हमारी भी सुनेंगे, सबकी सुनेंगे। और जो लोग मुझे कहते हैं, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत नहीं दी, अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत दे, आमीन सुम्मा आमीन। 2-3 मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर्स हैं, वो लिटरली मुझे बहुत मैसेजेस करती हैं कि आप दुआ किया करें हमारे लिए कि अल्लाह ताला हमें औलाद की नेमत से नवाजें, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिल जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो है ना सब कुछ मिल जाता है। आप मेहनत करते हो, आप एक मुकाम बना लेते हो अपना, आप घर भी बना लेते हो, ठीक है, चाहे जल्दी चाहे देर से सही। कहते हैं ना, दूसरे को देख के आपने मुंह पे चपेड़े नहीं मार सकते, दूसरे का मुंह लाल देख के ना अपने मुंह पे चपेड़े नहीं मारी जाती हैं। आप, हर बंदा अपने पेस से चलता है, ठीक है। तो लेकिन औलाद एक ऐसी चीज़ है ना, औलाद एक ऐसी नेमत है, चीज़ भी नहीं है, एक नेमत है कि ये मतलब अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो ही आपको मिलेगी। बाकी करने को लोग अडॉप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन वो लोग अडॉप्ट किए हुए बच्चों को भी अपनी औलाद से बढ़कर रखते हैं। बट अपनी औलाद अपनी होती है, ठीक है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करें, सबके लिए, सबको मैं कहती हूँ घर मिले ना मिले, जॉब मिले ना मिले, अल्लाह ताला औलाद की नेमत से सबको ज़रूर नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि बड़ा आपके भांजे हों, आपके भतीजे हों, आपके जो भी रिश्ते हों ना, जब तक आपकी अपनी औलाद नहीं है ना, क्योंकि एक वक्त आता है कि उनके माँ बाप अपने बच्चों पे हक जता लेते हैं, ठीक है। तब आप कुछ नहीं कर पाते हो, आप जितना मर्ज़ी प्यार कर लो, आप जितना मर्ज़ी सब कुछ कर लो ना, लेकिन आप हमेशा मतलब खाला, फूफी, मामू, चाचू जो भी हैं वही रहेंगे। आप कभी भी उनके माँ बाप उन बच्चों के नहीं बन सकते, ठीक है। सो अपनी औलाद अपनी होती है, आप अपने हिसाब से उसको पालते हो, अपने हिसाब से उसकी परवरिश करते हो, अपने हिसाब से उनको दुनिया की हर
नेमत आपका दिल करता है कि मैं अपने बच्चे को दे दूँ ला के। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है। सो मैं भी अपनी बेटी के लिए मेहनत कर रही हूँ। सो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली जब आपने अपनी एक लाइफ, आपके माँ बाप ने आपको जो लाइफ दी हुई हो ना, वो जब आप उसको कंपेयर करो ना अपनी लाइफ से, जो आप अपने बच्चे को दे रहे हो, तो बड़ा दुख होता है कि हमने तो इस उम्र में, वो कहते हैं ना, कख भी उठा के नहीं तोड़ा था। और मेरी बेटी लिटरली, अच्छी बात है काम करती है, मैं नहीं कहती बुरी बात है, लेकिन जो उसकी जितनी उम्र है ना वो उससे बहुत ज़्यादा कर रही होती है। सो बाज़ औक़ात मुझे दुख भी होता है, खुशी भी होती है कि उसको माँ का एहसास है, वो माँ के लिए मेहनत करती है, लाइक माँ के लिए करती है सारी चीज़ें, लेकिन उसका बचपन चाह रहा है। उसका बचपन जो है ना इन्हीं चीज़ों में निकल जाएगा। मैं नहीं चाहती कि वो अपना बचपन सारा इन्हीं चीज़ों में खो दे, इसीलिए मेहनत कर रही हूँ। चले जी, स्टार्ट हमने बड़ा एनर्जेटिक लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है, फिर इस तरह के काम हुआ। मैं भी ऑफिस पहुंच गई और मैं अंदर जा रही हूँ। तो जाके मैं ये व्लॉग अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए। मुझे और आयत को भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आखिरी 2 दिन रह गए रमज़ान के, कई जगहों पे तो एक ही रोज़ा रह गया। अब ज़ाहिर है जिन्होंने जल्दी रखे थे उनका तो आज का रोज़ा तो चले ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान में तो अब बस अफ्तारी का टाइम होने वाला है। सो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा इंशाल्लाह। करना तो आज मैंने अपलोड अपनी अफ्तारी वाला व्लॉग था, लेकिन बस वो थकावट की वजह से मैं एडिट नहीं कर पाई। तो फ़िलहाल आप इसी पे गुजारा करें, इंशाल्लाह वो भी अपलोड करेंगे कल आपके लिए। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें।